हाँ तो स्टूडेंट, हमने ऑब्जर्वेशन पढ़े, उसके बाद अपने बात करने जा रहे हैं अब कंक्लूजन की। क्या क्या कंक्लूजन निकाले रदरफोर्ड ने। तो जो रदरफोर्ड मॉडल के जो कंक्लूजन थे स्टूडेंट, वो कौन कौन से थे अपने जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला कंक्लूजन निकाला था उन्होंने, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ट स्टेट। यानी कि मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है एक एटम में, ये स्फेरिकल शेप का एटम होता है, ये हमने जे थॉमसन मॉडल में पढ़ लिया था स्टूडेंट। उस समय तक ये डिस्कवर हो गया था कि एटम की शेप कैसी होती है। तो एटम की शेप स्फेरिकल होती है, जे थॉमसन ने बता दिया था। उसके बाद जो रिसर्च किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड का जो फर्स्ट कंक्लूजन क्या था स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, कि काफी सारा स्पेस जो है इस एटम में क्या रहता है स्टूडेंट, ब्लैंक रहता है, यानी कि एम्प्टी रहता है। तभी तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इसमें से क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, पास हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इसमें से पास हो जाते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, इसमें से पास हो रहे थे। ये कह सकते हैं कि जो एटम का काफी सारा पार्ट जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, एम्प्टी होता है, खाली होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट कंक्लूजन इसका क्या निकाला उसने, कि वेरी फ्यू वर डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। यानी कि बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ही इससे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए स्टूडेंट। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। कोई लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, कोई स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो स्मॉल एंगल पे कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, लार्जर एंगल पे भी कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए स्टूडेंट। नेक्स्ट इसने कंक्लूजन क्या निकाला था, नेक्स्ट इसने ये निकाला था कि एक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। यानी कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि कोई 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था। कितने डिग्री पे स्टूडेंट, 180 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ था स्टूडेंट। यानी कि जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल इससे टकराया था उसी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स वापस क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया स्टूडेंट 180 डिग्री पे। यानी कि 20,000 में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हुआ था 180 डिग्री पे। तो इंडिकेटली दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम वर सेंटर्ड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि 180 पे जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल 180 पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एटम में ऐसा कुछ है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एटम के बिल्कुल सेंटर में, जहां पे इस पूरे एटम का जो मास है वो सेंटर्ड हो और पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज भी कहां हो, यहां हो स्टूडेंट। ये जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और मास होता है, इसको उसने क्या नाम दिया स्टूडेंट, न्यूक्लियस नाम दिया। इसको क्या नाम दिया स्टूडेंट, उसको उसने न्यूक्लियस नाम दिया, जहां पे टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड होता है, उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। अब अपने इसके रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि वास्तव में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या थी, जो रदरफोर्ड ने जो एटम बनाया था वो कैसा था, क्या क्या उसने डिफाइन किया था। तो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट इसके जो रिजल्ट थे, जो फीचर थे, वो नेक्स्ट में। हाँ तो स्टूडेंट जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, इस प्रकार से होगी स्टूडेंट। फर्स्ट फीचर में उसने क्या बताया, फर्स्ट फीचर में उसने ये बताया कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम। तो एक स्फेरिकल शेप में एटम होता है। उसने ये बताया कि जो पॉजिटिवली जो चार्ज है वो इसके कहां पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और इस सेंटर को क्या बोलेंगे अपने स्टूडेंट, न्यूक्लियस। इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस, जिसमें टोटल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। यानी कि टोटल एटॉमिक मास जो होता है, टोटल एटम का एटॉमिक मास होता है, वो सेंटर्ड रहता है किसमें, न्यूक्लियस में। पॉजिटिव चार्ज भी कहां रहता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस में रहता है। नेक्स्ट जो फीचर उसने ये बताया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सर्कुलर
पाथ में क्या करते हैं स्टूडेंट, रिवॉल्व करते हैं, यानी कि इसके एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं स्टूडेंट, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ये भी एक सर्कुलर पाथ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, थर्ड जो फीचर था, जो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी कि एटम का जो टोटल साइज है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इस टोटल एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ही छोटा होगा। ये कुछ फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल के स्टूडेंट जो हमने पढ़े। एग्जैक्टली रदरफोर्ड ने जो एटम का जो मॉडल दिया था वो कैसा था स्टूडेंट, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें सेंटर्ड रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें जो सर्कुलर पाथ होता है उस पे मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, बट इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे, क्या इसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं स्टूडेंट, क्या इसी पे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था, जो उसके ड्रॉबैक थे। तो नेक्स्ट इसकी अपने बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। तो स्टूडेंट अब अपने बात करेंगे कि जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, जो ड्रॉबैक्स थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की। तो क्या उसने बताया था, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमने पढ़ा है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया, जो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके चारों तरफ। तो ये भी हमने पढ़ा स्टूडेंट, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा स्टूडेंट रदरफोर्ड जो था। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यदि ये एक न्यूक्लियस है, अपने ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी, जैसे अपनी पूरी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्टूडेंट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता हुआ क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा स्टूडेंट। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूमने के लिए एनर्जी चाहिए स्टूडेंट। तो जो अपनी उसके पास एनर्जी होगी उसको वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा, धीरे धीरे इसके चारों तरफ घूम घूम के क्या कर देगा स्टूडेंट, वो उसको लॉस कर देगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से अपने देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर जाता है तो स्टूडेंट जो एटम होता है वो स्टेबल नहीं होगा, यानी कि एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक था कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रॉबैक था, कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर पार्ट होगा उसमें कहाँ पे होंगे, ये भी उसने नहीं बताया। उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पर कहाँ घूमते हैं, कौन से स्थान पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये उसने कुछ भी नहीं बताया था स्टूडेंट। उसने केवल यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन बस घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, कौन से ऑर्बिट या सेल के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ पे घूम रहे हैं, कैसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, इन सभी बातों के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो इन सभी बातों को, इन ड्रॉबैक्स को जानने के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जो इनके ही स्टूडेंट थे स्टूडेंट, उनका नाम था नील्स बोर। 1913 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उसने हाइड्रोजन मॉडल दिया था, जिसके आधार पे अपने ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं स्टूडेंट, कहाँ पे रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें उन्होंने इसमें बताई थी, अपने बोर मॉडल में बताई थी। इसको अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।